दोस्तों 90 के दशक में फिल्मों का एक पुराना कॉन्सेप्ट है कि एक लड़का और लड़की आपस में प्यार करते हैं और लड़की बड़े रसूखों वाले पैसे वाले पिता की बेटी है। पिता जो इस रिश्ते से मना करते हैं, जो पहले लड़के को ब्लैंक चेक देते हैं और फिर धमकी। लड़का अपने प्यार के लिए गुंडों से मार खाता है, बहुत प्रकार की दिक्कतें सहता है, लेकिन अंत में अपना प्यार हासिल करके दम लेता है। लेकिन असल जिंदगी फिल्म नहीं होती, इसलिए यहाँ कहानी अक्सर पलट जाती है। लेकिन असल में जो होता है उसके लिए इंग्लिश में एक शब्द है, हॉनर किलिंग, जिसका मतलब होता है इज्जत के लिए की जाने वाली हत्या। आज की कहानी एक ऐसे ही हॉनर किलिंग की है जिसका संबंध उत्तर प्रदेश के एक बाहुबली परिवार से था। हम बात कर रहे हैं नीतीश कटारा हत्याकांड की। शुरुआत करते हैं 70 की दशक से। नोएडा में सेक्टर 18 के पास एक गांव है सफराबाद। यहाँ रहने वाले धर्मपाल यादव डेयरी चलाते थे। साइकिल से दूध ले जाकर दिल्ली बेचा करते। फिर एक रोज धर्मपाल की मुलाकात बाबू किशन लाल से हुई। किशन लाल शराब का धंधा किया करता था। देखा देखी में धर्मपाल भी इस धंधे में शरीक हो गए। शराब का धंधा खूब फला फूला। देखते ही देखते कुछ ही सालों में धर्मपाल यादव डीपी यादव के नाम से जाने जाने लगे। जल्द ही डीपी की एंट्री पॉलिटिक्स में भी हो गई। दादरी से विधायक महेंद्र सिंह भाटी डीपी को राजनीति में लेकर आए। पहले ब्लॉक प्रमुख बने और फिर विधायक। डीपी को मुलायम सिंह यादव का साथ मिला। कहा जाता है कि पार्टी बनाने के बाद मुलायम सिंह यादव को अमीर लोगों की जरूरत थी और डीपी यादव को मन चाहिए था और मुलायम को पैसा, तो दोनों का आसानी से मिलन हो गया। मुलायम सिंह यादव ने डीपी को बुलंदशहर से टिकट दिया और डीपी आराम से जीत भी गए। यहाँ से यूपी की राजनीति में डीपी का कद लगातार बढ़ता गया। एक वक्त पर वो यूपी के सबसे धनी नेताओं में गिने जाने लगे थे। लेकिन इसके साथ ही डीपी के नाम के आगे एक और टैग लगा, बाहुबली। इन सालों में डीपी पर 9 हत्या, 3 अटेम्प्ट टू मर्डर, 2 डकैती, अपहरण और फिरौती जैसे मामले दर्ज हुए। टाडा और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी हुई। इसके बावजूद डीपी यादव का रसूख कम नहीं हुआ। 1998 में डीपी स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा पहुंचने में कामयाब रहे। हुआ यूं कि डीपी यादव की बड़ी बेटी भारती यादव गाजियाबाद के एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रही थी और इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हुए भारती की मुलाकात नीतीश कटारा से हुई। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। नीतीश के पिता रेलवे में अधिकारी हुआ करते थे, जिनको ब्रेन की बीमारी थी, जिसका इलाज बहुत मुश्किल था, जिसके कारण नीतीश की मां नीलम कटारा भी जॉब करती थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद नीतीश ने भी नौकरी ज्वाइन कर ली थी। वहीं भारती को नौकरी करने की इजाज़त नहीं थी। कॉलेज खत्म होने के बाद भी दोनों संपर्क में रहे। दोनों आपस में कार्ड और चिट्ठियां भेजा करते थे और ये बात यादव परिवार को बिल्कुल मंजूर नहीं था। डीपी यादव के बड़े बेटे विकास यादव ने इस मामले में कई बार नीतीश को धमकाया कि वो भारती से दूर रहे। इसके बावजूद नीतीश और भारती आपस में बातें करते रहे। इधर नीतीश की माँ नीलम को इनके रिश्ते के बारे में दिसंबर 2001 में पता चला, तो उन्होंने कहा कि उनकी फैमिली अलग किस्म की है। उन्होंने कहा कि भारती हमारे फैमिली में अच्छे से घुल मिल नहीं पाएगी। अभी उसके भाई के साथ धमकी भरी लड़ाई हुई है, वो यहाँ पर कैसे रह पाएगी। तुम किसी ऐसी लड़की से शादी कर लो जो हमारे घर में अच्छे से एडजस्ट हो जाए। तब नीतीश अपने माँ से कहता है कि भारती हमारे घर आ रही है, मैं थोड़े ही उनके घर जा रहा हूँ। उसने मुझे बताया था कि वे लोग अपनी जाति में ही शादी करते हैं और गवर्नमेंट जॉब वालों के बारे में सोचते हैं कि वे भिखारी होते हैं। नीतीश की मां भारती से बहुत कम मिली थी। वो कहती थी कि भारती में कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे और बच्चे होते हैं वैसे ही वो भी है, दिक्कत तो भारती के घर वालों से है। तब नीतीश कहता था कि मम्मी वो वहाँ से निकलना चाहती है, उसे अपने घर में अच्छा नहीं लगता। भारती हमारे जैसे ज़िंदगी से बहुत प्रभावित थी, जैसे कि हम लोग बर्थडे पर 4 लोग डिनर पर चले जाते हैं या कहीं घूमने चले जाते हैं। लेकिन भारती कहती है कि वो कुछ भी करे, उसे घर में घर खर्च का हिसाब नहीं देना होता था। वो अपने दोस्तों को 5 स्टार होटल में ले जा सकती थी, लेकिन उसे इस बात का दुख हमेशा रहता था कि उसके पिता कभी भी उसे भाई बहनों के साथ कभी चाट खिलाने भी नहीं ले गए। इसलिए हमारे परिवार की यही बात उसे बहुत प्रभावित करती थी, मतलब परिवार के साथ साधारण जिंदगी व्यतीत करना। भारती अपने परिवार में भाई की शादी और चुनाव निपटने के बाद मार्च में हमारे रिश्ते के बारे में बताना चाहती है। भारती को भाइयों से डर था। उसे लगता था कि भाई जब विदेश चले जाएंगे तब वो अपने पिता से बात करेगी। फिर 17 फरवरी 2002 का दिन आया। गाजियाबाद में एक शादी का प्रोग्राम था।
इस प्रोग्राम में डीपी यादव का पूरा परिवार आया हुआ था। विकास, भारती, उसकी बहन मिताली सब पहुंचे थे। शादी में नीतीश भी आया हुआ था। यहाँ विकास और नीतीश के बीच एक और बार बहस हुई। रात के 12:30 बजे विकास और उसके कजिन विशाल ने नीतीश कटारा को एक टाटा सफारी में बिठाया और अपने साथ ले गए। जब काफ़ी देर बाद भी नीतीश पार्टी में नहीं लौटा तो उसके दोस्तों ने उसकी मां नीलम कटारा को खबर की। नीतीश की मां ने भारती को फ़ोन लगाया और नीतीश के बारे में पूछा तो भारती ने नीलम से कहा कि वो पुलिस स्टेशन जाए। साथ ही उसने नीलम से कहा कि शायद उसके भाई नीतीश को पंजाब लेकर गए हैं। नीलम ने डीपी यादव से फ़ोन पर बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें खुद पता नहीं कि उनका बेटा इस वक्त कहाँ है। जिसके बाद नीलम पुलिस के पास पहुंची, लेकिन यहाँ से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई। अगली सुबह पुलिस को पार्टी की जगह से लगभग 80 किलोमीटर दूर खुजरा में एक लाश मिली। पुलिस ने पाया कि मरने वाले को पहले बुरी तरह से पीटा गया है और बाद में उसकी लाश को जलाने की कोशिश भी की गई है। शव की पहचान नीतीश की मां ने किया। जब नीलम ने नीतीश का मृत शरीर देखा तो बुरी तरह से जला हुआ था कि नीतीश लग ही नहीं रहा था। जिसके बाद तुरंत विकास और विशाल यादव के नाम वारंट जारी कर दिया गया। नीतीश की मां को डर था कि गाजियाबाद में डीएनए टेस्ट और पोस्टमार्टम के समय छेड़छाड़ किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने लाश को दिल्ली एम्स भेजने के लिए कहा। जिसके बाद पोस्टमार्टम और डीएनए टेस्ट दिल्ली एम्स में किया गया। जिसके बाद 23 फरवरी के दिन विकास और विशाल यादव को ग्वालियर के रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया। जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा। पहली नज़र में ये ओपन एंड शट केस लग रहा था, क्योंकि विकास और विशाल यादव को नीतीश को ले जाते हुए कई लोगों ने देखा था और दोनों के पास हत्या का मोटिव भी था। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं थी। डीपी यादव का बाहुबली रसूख शुरुआत से इस केस पर परछाई डाले रहा। जब से केस शुरू हुआ था 2002 से 2004 के बीच विकास यादव को जेल से 66 बार बेल दी गई। कोर्ट में कई गवाह अपने बयान से पलटे, लोगों को फोन पर धमकियां मिलने लगी। शुरुआत में जब विकास और विशाल की गिरफ्तारी हुई तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, वो भी दो बार। एक बार मध्य प्रदेश पुलिस के सामने और दूसरी बार यूपी पुलिस के आगे। मध्य प्रदेश में जिस इंस्पेक्टर ने विकास और विशाल का एक बालिया बयान लिया था, वो कोर्ट में अपने बयान से पलट गया। वहीं एक कांस्टेबल ने बताया कि उसके सामने ही दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, लेकिन पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश ही नहीं किया। मध्य प्रदेश पुलिस के इंस्पेक्टर पर डीपी यादव से पुराने ताल्लुकात के चलते फेवर करने का आरोप लगा। ऐसा ही कुछ यूपी में भी हुआ। विकास और विशाल का एक बालिया बयान पुलिस ने रिकॉर्ड किया था, जो बाद में एक टीवी चैनल पर भी चला था, लेकिन चूंकि यह बयान मजिस्ट्रेट के आगे नहीं दिया गया था, इसलिए कोर्ट ने इसे सबूत मानने से इनकार कर दिया। नीलम को गाजियाबाद के ट्रायल कोर्ट पर भरोसा नहीं था, क्योंकि यहाँ डीपी यादव का बाहुबली रसूख सामने आ रहा था। जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश के केस को दिल्ली के पटियाला हाउस में ट्रांसफर कर दिया, ताकि डीपी यादव कोर्ट पर दबाव न बना सके। इन सबूतों के अलावा पुलिस के पास 4 और गवाह थे, जिन्होंने नीतीश को विकास और विशाल के साथ उस रात गाड़ी में बैठते हुए देखा था। लेकिन 4 में से 3 गवाह जल्द ही अपने बयान वापस ले लिए। चौथे गवाह का नाम था रोहित गोंडा था। रोहित शिवानी का भाई था, जिसकी शादी में उस रात यह घटना हुई थी। शुरुआत में रोहित अपने बयान पर कायम रहा, लेकिन 2006 में उसने न सिर्फ अपना बयान बदला, बल्कि इस बात से भी इनकार कर दिया कि भारती और नीतीश आपस में प्यार भी करते थे। ये बात इस केस के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इस हत्या का मोटिव इसी बात पर टिका हुआ था कि नीतीश और भारती का आपस में रिश्ता था और इसी के चलते नीतीश की हत्या हुई थी। लेकिन केस शुरू होने के कुछ वक्त के अंदर ही उसे पढ़ाई के नाम पर लंदन भेज दिया गया। कोर्ट की तरफ से कई बार उसे गवाही के लिए बुलाया गया, लेकिन भारती वापस नहीं आई। नीलम कटरा लगातार कोशिश करती रही। अंत में मई 2006 में भारती का पासपोर्ट रद्द कर दिया गया और उस पर कोर्ट की नाफरमानी का जुर्म का खतरा मंडराने लगा। अगर ऐसा होता तो भारती को लंदन में गिरफ्तार कर भारत भेज दिया जाता। इसी डर से साल 2006 में भारती वापस आई और उसने इस केस में कोर्ट में अपना बयान दर्ज किया। हालांकि कोर्ट में उसने कहा कि वो और नीतीश सिर्फ दोस्त थे और उनके बीच प्यार वाला रिश्ता नहीं था। इसके जवाब में पुलिस ने कोर्ट में भारती और नीतीश के बीच आपस में दिए गए कार्ड्स और लेटर पेश किए, जिससे साफ जाहिर होता था कि दोनों में करीबी रिश्ता था। अजय कटरा की गवाही, इन बयानों और सबूतों को देखते हुए साल 2008 में दिल्ली फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। विकास और विशाल को
नीतीश के किडनैप और मर्डर के जुर्म में 30 साल आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह हॉनर किलिंग का मामला था। दोनों पर 1.5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। इसके अलावा एक और व्यक्ति सुखविंदर पहलवान, जो उस रोज दोनों के साथ गाड़ी में था, उसे भी 20 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद ये केस हाई कोर्ट पहुंचा। 2014 में हाई कोर्ट विकास और विशाल की सजा बरकरार रखी। आखिरकार सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। नीलम कटरा इस केस में फांसी की सजा की मांग कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की सजा 25 साल कर दी। नीतीश की मां नीलम कटरा 6 साल की लंबी लड़ाई के बाद अपने बेटे को इंसाफ दिलाने में कामयाब रही।